75 वर्ष की कुमुदिनी पावड़े जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए व्यतीत किया है। उम्र के 14 साल से ही लेखन वाचन में रुचि रखते हुए उन्होंने नाट्य लेखन तथा वैचारिक लेखन किए हैं। शिक्षिका के तौर पर निशुल्क काम कर सामाजिक कार्य की शुरुआत की सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में। मॉरिस कॉलेज में संस्कृत पढ़ाया और 1998 में रिटायर हुई। स्वयं अंतरजातीय विवाह कर करीब और 400 अंतरजातीय विवाह कराए। संस्कृत पंडित पुरस्कार, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार और ऐसे 14 और पुरस्कारों से सम्मानित की गई। स्वागत करती हूँ आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के इस शो पर, जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। आज हमारे साथ सावित्री की एक बहुत ही सीनियर बेटी है। इनकी उम्र है 75 साल, पर महज 14 साल की उम्र से इन्हें पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी और 20 साल की उम्र से ही सामाजिक कार्य की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो शिक्षिका के तौर पर हुई, फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको कि कम से कम 350 से 400 अंतरजातीय विवाह कराए और एक वक्ता के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर अपने सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाया। तो आइए मिलते हैं कुमुद जी से, कुमुद पावड़े जी से। मैम, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप सिर्फ 14 साल की थी, तब से आपको पढ़ने में, लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, तो ये रुचि किस तरह से आप में उत्पन्न हुई और किन किन विषयों पर आप पढ़ना या लिखना पसंद करती थी, मैं जानना चाहूँगी। क्या है कि मेरी लेखन की शुरुआत जो है वो नाटक से हुई और उसका वाकया ये था कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के पहले बस्ती बस्ती में एक माहौल होता था। वो कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं ना, अभी हम उसको हम आसनी कहते थे, अश्विन महीने का, इसलिए आसनी। और यहाँ गाँवों में या बस्तियों में औरतें पुरुष का सब वेश करके सब नाटक करती थी और पूरा वो कोजागिरी का जो पूर्णिमा है वो पूरा मनाया जाता था। तो उस समय मैंने कुछ नाटक लिखे, यानी एक अंक जैसे। तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर स्कूल में गई तो स्कूल में भी मैंने मैं भिड़े कन्या शाला जो है, स्कूल है भिड़े गर्ल्स स्कूल बरड़ी में, वहाँ पढ़ती थी। और हमारा एक हस्तलिखित मासिक निकलता था विद्यार्थिनियों का, तो वहाँ मैंने लिखना शुरू कर दिया और वहाँ कथाएं लिखती थी। तब से मेरी लेखन की शुरुआत हो गई। तो कुमुद जी, बाद में जब आपने शुरुआती में यहाँ से पढ़ना, स्कूल से ही आपको इंटरेस्ट था, तो आगे किन किन विषयों पर आपने लिखने की शुरुआत की, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैंने तो ज़्यादातर ये गरीब औरतें, सब वंचित औरतें होती है, उन पर ही लिखा था। यानी मुझे याद है, मैं जब 6वीं में थी तो मेरे स्कूल में मैंने चारावाली नाम की कथा लिखी थी। तो हमारे बस्ती में चारा यानी चरौली कहते हैं या चिरंजी कहते हैं हिंदी में, वो बेचने आती थी औरतें, तो उस पर मैंने कथा लिखी थी। फिर तो कथा का माहौल बहुत दिन चलता रहा, सत्य कथा में भी लिखा मैंने, पर सत्य कथा ने मेरी कथा स्वीकृत नहीं की थी, क्योंकि तब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि दलित साहित्य जो अब जब पूरे विश्व भर में मशहूर हो गया है, उसकी जो यानी चलन नहीं, प्रारंभ ही नहीं हुआ था।
तो इसलिए उनको लगा कि ये क्या इतनी ऐसे भिखारियों का जीवन, यानी गरीबों का जीवन, भिखारियों का जीवन, ऐसे माहौल में उनको सत्य नहीं चाहिए था। वो सत्य मध्यम वर्ग की औरतें और लोगों तक सीमित था। इसलिए वो मेरी कथा उन्होंने स्वीकृत नहीं की थी। क्या आपने कोई किताबें भी लिखी है? 3-4 किताबें निकलती मेरी अभी, पर मैंने उसको छपवाई नहीं। सिर्फ एक अंतस्फोट नामक आत्मकथन है, वही मैंने छपवाया, प्रकाशित किया। और उसकी 3 आवृत्ति, यानी तीसरी आवृत्ति जो है वो निकलने जा रही है। सुगावा प्रकाशन के विलासवाग जो है वो तीसरी आवृत्ति की प्रस्तावना उनके पास पहुंची मेरी, वो तीसरी आवृत्ति निकाल रहे हैं। कुमुद जी, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बायजा जो संगठन था तो उसकी आप मेंबर थी, उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। बायजा ये कामगार या औरतों पर, उनकी समस्याओं पर, यानी मजदूर स्त्रियों की समस्या पर लेखन करने वाली पूना की एक यानी प्रकाशन होने वाला एक त्रैमासिक था। तो उसकी मैं, यानी उनका ट्रस्ट था, उसकी मैं अध्यक्ष थी। और उसके ज़रिए मैंने बहुत काम किया। कुमुद जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके टीचिंग के प्रोफेशन के बारे में। आपने शिक्षिका के तौर पे जब पढ़ाना शुरू किया तो आपने नाइट स्कूल्स में पढ़ाया, तो क्या आप उसमें का कुछ अनुभव हमसे शेयर करना चाहेंगी? 1958 में क्या हुआ कि मैंने BA पास कर लिया था मेरा, और मेरे पति मोतीराम जी पावड़े जो है, इन्होंने नाइट स्कूल की यानी स्थापना की। ये में मुझे बुलाने हैं, हमारी पहचान कुछ नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और हिस्लॉप कॉलेज सिटी नाइट स्कूल के हेडमास्टर थे। ये मिशनरियों ने निकाला हुआ हिस्लॉप कॉलेज है, और हिस्लॉप कॉलेज ने ही मिशनरी झील से गरीबों को, वंचित पीड़ित लोगों को, शोषित लोगों को पढ़ाने के लिए नाइट स्कूल की नाइट स्कूल का काम हाथ में लिया था। तब हिस्लॉप में चलता था। इन्होंने वहाँ से लेकर, यानी वहाँ थे ही वो हेडमास्टर। फिर कॉलेज समाप्त होने के बाद इन्होंने बरडी में वो जवाहर नाइट स्कूल निकाला। तब के ज़माने में यानी लड़कियों ने शाम को बाहर जाना, यानी मराठी में एक पिक्चर भी आया था कि 7 घरात, तो वही माहौल था, जाना उचित नहीं समझा जाता था। फिर मैंने कहा तो मुझे घर से परवानगी ही नहीं मिलेंगी। अगर मेरे पिताजी मुझे परमिशन देते हैं तो मैं आ सकती थी। कुमुद जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि सामाजिक कार्य की शुरुआत है आपने की थी जब पढ़ाना आपने शुरुआत की थी शिक्षा के तौर पर आगे उसको किस तरह से आप लेके गई और किन किन विषयों पर आपने समाज कार्य किया, उस बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। सामाजिक कार्य की प्रेरणा और उसमें जो आंदोलन चले, सामाजिक आंदोलन, तो मैंने बताया ही कि सामाजिक कार्य की शुरुआत जो है मेरे टीचिंग से हुआ, और वो बिना मूल्य टीचिंग। फिर बाबा साहब के जो मुद्दे थे उसको लेकर हम काम करते थे। मैं, आपको मालूम नहीं होगा कि मैं, मेरे ज़माने में जब
छठवीं सातवीं में यानी 8-9 साल की थी, तभी समता सैनिक दल जो था बाबा साहब का, उसकी मेंबर थी मैं और मेरी बहन, दोनों हम जाते थे। और आज का होटल शाम है, उसके पीछे बहुत ग्राउंड था, तो वहाँ हमारी दल की शाखा भरती थी। तो ये एक आंदोलन हो गया। फिर बाबा साहब यहाँ नागपुर में आए और जो उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस ली, वहाँ हम प्रोसेशन में जाते थे। छोटे छोटे थे पर भी यानी 10 साल के अंदर ही थे, पर हम नीला झंडा लेकर वहाँ उनके कॉन्फ्रेंस से उपस्थित हो जाते थे कहीं भी। कुमुद जी, मैं पूछना चाहूँगी कि कौन से सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ी है? सुगंधाबाई शेंडे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था निकाली थी, रजिस्टर्ड की थी 1974 में। हम सुगंधाबाई के बाद हम इसके यानी प्रेसिडेंट बने। फिर 1975 में महिला वर्ष शुरू हुआ और महिला वर्ष उसके दौरान सभी वर्ल्ड में यानी उसका महत्व जाना गया। तो हम तब से महिलाओं के आंदोलन से जुड़े और बाबा साहब की प्रेरणा तो थी, इसमें भी बाबा साहब की प्रेरणा थी, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंसेस बाबा साहब लेते थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस महिलाओं की होती ही थी। 1920 लो, 1942 लो, ये सभी 1940 से 42 नागपुर और कामठी की बाबा साहब की कॉन्फ्रेंसेस सुप्रसिद्ध है। उसमें ही साथ में महिला कॉन्फ्रेंस होती। आप एक वक्ता भी है, तो काफ़ी सारे विषयों पर आपने वक्तृत्व किया है, तो मैं उन विषयों के बारे में जानना चाहूँगी कि किन किन विषयों पर और किन क्षेत्रों में जाकर आपने आपका भाषण दिया है या सामाजिक जागरूकरण हम जिसे कह सकते हैं वो किया है? मैंने दलित और महिला इनके विविध विषय पर, विविध समस्याओं पर मैंने भाषण किए और दलित महिलाओं के प्रश्न मैंने विदेश में भी प्रस्तुत किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन जो है, इसके हम यानी फाउंडर मेंबर है और ये बीजिंग की वर्ल्ड वीमेन कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई थी। तब से हमने संगठन फॉर्म की थी और दिल्ली में ही इसकी पहली मीटिंग हुई और इसके जरिए पूरे भारत में, फिर आंध्र प्रदेश हो क्या चेन्नई हो, हमने लोग यानी औरतें हमारे इस आंदोलन में जुड़ी थी। और फिर इस नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन के जरिए हम विविध यानी चीन हो या त्रिनिदाद टोबैगो हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो या जिम्बाब्वे हो, हम सब जगह अपने प्रश्न लेकर वहाँ गए थे। कुमुद जी, आपका भी इंटरकास्ट मैरिज है, आपने बताया जैसे कि आपके परिवार में और भी बहुत सारे लोगों का अंतरजातीय विवाह है, तो इतना महत्व जो आपने दिया है या दिया जाना चाहिए इंटरकास्ट मैरिजेस को, उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे कि क्यों देना चाहिए इसको इतना ज़्यादा महत्व या कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये? समाज व्यवस्था का एक बुरा बदरंग ऐसा अंग है कि सभी काबिलियत होने पर भी तुम इस जाति के हो इसलिए नालायक हो, ये कहना ही यानी तुम्हारी मानसिकता का बुरा अंग प्रस्तुत करता है। हमने जो किया,
हमारी शादी 17 अप्रैल 1962 में हुई। 8 दिन भी नहीं हुए थे, ये 5-6 दिन हुए थे, तो एक कपल हमारे यहाँ आया और लड़का सोनार समाज का था, मराठी समाज, मराठी सोनार, और लड़की ठाकुर यूपी की वो थी। और वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे यानी फिर ये लड़का जो है नरकेट म्यूनसिपल कमेटी का अध्यक्ष हुआ था। तो इन लोगों को इनकी शादी कराना और उनको सुरक्षित रखना बहुत चैलेंजिंग काम था। इस शादी में हमको, जबकि हमारे शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, 5-6 दिन नहीं हुए थे, तो हमको तुकडो जी महाराज ने मदद की। यानी वो राष्ट्रीय संत ही थे, पर जब उनको लगा कि ये चैलेंजिंग है तो उन्होंने झट से इनको फ़ोन किया, उन दोनों को भेज दो, हम यहाँ शादी भी करवा देते हैं, मौजरी की बहुत सी संस्थाएं हैं हमारी एजुकेशन की, हम उसमें नौकरी भी दिला दें। तो इस प्रकार का सहाय्य मदद हमको मिलने लगी, और जो लोग सचमुच जाति मिटाना चाहते थे वो खुलेआम से मदद करते थे हमको। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न ऐसा है कि आपने अभी बताया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा लेकर ही आपने सामाजिक कार्य की शुरुआत की, उनके हर एक कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड किया। तो ये तो थे बाबा साहब की प्रेरणा तो आपने ली ही, पर उनके अलावा क्या आपके परिवार में भी और कोई ऐसा था जिनकी प्रेरणा लेकर आप आगे चली, या और कौन कौन आपके प्रेरणा स्थान है? सच में देखा जाए तो बाबा साहब की प्रेरणा ये तो शुरू से थी, पर घर में भी प्रेरणा स्थान होना चाहिए। मेरे पिताजी ये मेरा बड़ा प्रेरणा स्थान था, और उनके जो विचार थे वो फूले और अंबेडकर के विचारों पर आधारित थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ये भी हमारी प्रेरणा थी, क्योंकि सामाजिक कार्य में आदमी तो अपना समाज कार्य करता है, पर अपने पत्नी को आगे नहीं लाता। ज्योतिराव ने ये किया है, साथ में सावित्रीबाई को लिया, इसलिए उनका कार्य महान है। कुमुद जी, फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका। मैं पूछना चाहूँगी कि इतने वर्षों से आप सामाजिक कार्य करती आ रही है, काफ़ी सारा समाज कार्य आपने किया है, और बिल्कुल उसी वजह से काफ़ी सारे सम्मान आपको मिले होंगे, गौरव आपको मिले होंगे, पुरस्कार मिले होंगे। तो मैं जानना चाहूँगी उनमें से कुछ पुरस्कारों के बारे में कि किन विषयों पर काम करने के बाद आपको वो पुरस्कार मिले और कौन से मिले। महाराष्ट्र शासन का हमको 1987 में संस्कृत पंडित पुरस्कार मिला। दूसरी बात यह है कि समाज कार्य गौरव पुरस्कार, ये बहुत बड़ा पुरस्कार समझा जाता है महाराष्ट्र में, जिनकी पीछे, जिन पुरस्कार के पीछे अमेरिका का महाराष्ट्र फाउंडेशन है, और वो ऐसा ये नहीं देते, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट नहीं देखते, वो उनके पुरस्कार देने की ये नए सिस्टम अलग है। वो टाइम्स में कंप्यूटर नेटवर्क में कितने उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, कितना काम किया उसका, वो नेटवर्क से लेंगे। यानी फिर मीडिया का नेटवर्क हो, लिखित नेटवर्क हो या वीडियो नेटवर्क हो, तो
उसको महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सम्मान समझा जाता है, वो मुझे मिला है। वह बहुत सारे पुरस्कार मिले। अस्मिता दर्शक का अहिल्याबाई पुरस्कार मुझे 83 में ही मिला है। फिर ग्रामीण लेवल पर भी नरखेड़ पत्रकार भूषण पुरस्कार मिला है, पर ये 2002 की पुरस्कार है। उसके पहले यानी साउथ अफ्रीका में अमेरिका वीमेन एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है। क्या इनमें से कोई एक ऐसा पुरस्कार था जो आप सोचती है कि हाँ एक अचीवमेंट है मेरे लिए, या ये जब मुझे मिला तो तब मुझे लगा कि हाँ कुछ तो मैंने हासिल किया, कुछ तो मुझे प्राप्त हुआ है? ऐसा इम्पोर्टेंट या स्पेशल खास अवार्ड जिसे आप समझती है उसके बारे में जानना चाहूँगी। मुझे तो महाराष्ट्र फाउंडेशन समाज कार्य गौरव पुरस्कार सबसे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि उनका बहुत यानी वो गौरव पुरस्कार यानी बहुत ही कम लोगों को मिलता है। कुमुद जी, इसके बाद मैं पूछना चाहूँगी, एक ऐसा प्रश्न है कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जो समाज कार्य आपने इतने सालों तक किया, तो समाज से कोई अपेक्षाएं आपने की होंगी कि आगे चल के इसमें ये बदलाव होने चाहिए या ये चीज़ें और बेहतर हो सकती है। समाज से या परिवार से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं आगे चल के? वैसा देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जाति का सत्य वास्तव जो है वो जो कतौ ही बना रहा है, क्योंकि अभी अभी हम देखते हैं ऑनर किलिंग के नाम पर बाप बेटी का गला दबा लेता मार देता है। तो अंतर जातीय विवाह ये हमारा बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए, और उस पर यानी बदलाव नहीं आया ऐसा मैं नहीं कहती, बहुत बदलाव आया है आजकल। यानी क्वालिफिकेशन देखकर और नौकरी देखकर जाति भूली जाती है, पर गाँवों में वही वास्तव है। पिछड़े समाज में यानी जाति से ऊपर होंगे पर दिमाग से जो पिछड़े हैं उनमें वही वास्तव है कि जाति देखी जाती है। जी बिल्कुल, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये आपका एक सपना ही हम कह सकते हैं कि आगे चल के बिल्कुल जातियाँ ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक ही जाति रहे जिसे हम कहते हैं मानव जाति। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए दें प्लीज़। मैं इतना ही कहूँगी कि ये देश मेरा है, ये इस भावना से हर व्यक्ति संविधान को ही धर्म मानता है और अपने देश के प्रति ही निष्ठा रखता है, तो आज आए हुए ये जो प्रश्न हैं वो आप ही आप नष्ट हो जाते। और दूसरा मुद्दा ये कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो हर घर में हर व्यक्ति में, विशेषतः स्त्रियों में ये आना चाहिए कि भ्रष्टाचार नष्ट करने की शुरुआत मेरे फैमिली से हो, मेरे कुटुंब से हो। अगर वो नहीं चाहती अमुक साड़ी चाहिए मुझे, अमुक ज्वेलरी चाहिए, तो वो आदमी उसका भ्रष्टाचार ही नहीं करेंगे। इसलिए दोनों बात जो है, जाति निर्मूलन संविधान के अंतर्गत हमारा धर्म होना चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार का निर्मूलन है ही, नए से करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर जो कार्यकारी संस्था है वो कार्यकारी संस्था संविधान के नियमों को अच्छे से प्रस्तुत नहीं करती और काम नहीं करती, इसलिए हो रहा है। हमारे दर्शकों ने इस विषय में जागरूक रहना चाहिए, सजग होना चाहिए, यही मेरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको इस प्यारे से मैसेज के लिए जो आपने संदेश हमारे दर्शकों के लिए दिया। और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही चाहूँगी आप सभी से इजाज़त। मिलते हैं सावित्री की और बेटियों से अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।